हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट इन हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन करूँगा। पार्टनरशिप सभी जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है, उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर किसी नए पार्टनर को उसमें शामिल करना है तो स्टेप क्या होंगी, किसी पार्टनर को रिटायर करना है, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या स्टेप होंगी, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या स्टेप होगी, और इन सब के बाद अगर फॉर्म पूरी तरह से क्लोज करना है, पूरी तरह से बंद करना है तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी। तो उससे रिलेटेड हम उसका जो लास्ट भाग है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म उसको पढ़ने जा रहे हैं। साझेदारी फॉर्म का समापन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम उसको कि साझेदारी फॉर्म का समापन यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अगर हम केवल इतना भाग देखें डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसके बाद पूरा दिया हुआ है कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या ये दोनों एक है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर पूरी फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर बिजनेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जब बिजनेस क्लोज होगा तो फिर इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी एसेट्स हैं उन पूरी एसेट्स को सेल किया जाएगा। एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, और जितना भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर कम पड़ता है तो फिर उस कंडीशन में पार्टनर्स को बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग की कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो आइए जानते हैं मीनिंग। देखिए यहाँ पर, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ प्रोसेस इन विच रिलेशनशिप पार्टनर्स ऑफ फॉर्म इज डिसॉल्व आर टर्मिनेटेड। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म के अगर सारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है तो वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म माना जाता है। यानी ऑल द पार्टनर्स ऑफ फॉर्म इज डिसॉल्व्ड देन इट इज़ नोन एज डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। मतलब सभी पार्टनर्स अगर फॉर्म को क्लोज कर देते हैं तो उसी को डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। आगे इसमें एक स्टेप और ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म का डिसॉल्यूशन जब होगा तो फिर जितनी भी एसेट्स होंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज होना कंपलसरी है। जब तक एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज नहीं होंगे तब तक वो डिसॉल्यूशन प्रोसेस अधूरी रहेगी। ये उसकी डेफिनेशन हिंदी में भी लिखी हुई है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से एक फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन एक इसमें बनता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। किस प्रकार से हम फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो अगर इसकी अकाउंटिंग या इसके लॉ की तरफ हम बात करें तो इसमें सेक्शन 41 से लेकर के 44 सेक्शन तक इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन के दिए हुए हैं, यानी साझेदारी फर्म के समापन की विधियाँ। तो 5 प्रकार की मेथड मानी गई हैं। उसमें सबसे पहली मेथड होती है सेक्शन 41 के अंतर्गत कंपलसरी डिसॉल्यूशन, मतलब अनिवार्य समापन। इसमें कुछ पॉइंट हैं, मैं इसमें से 2 पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, यानी एक को छोड़ करके यदि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हो, दिवालिया घोषित हो जाएं, उस कंडीशन में फॉर्म को कंपलसरी बंद किया जाएगा। सेकेंड नंबर का पॉइंट दिया है, फॉर्म्स बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, यानी गैर कानूनी, यानी बिजनेस अगर कोई अवैध हो जाए, इनलीगल हो जाए तो भी फर्म को बंद करने का ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी डिसॉल्यूशन होगा। सेकेंड नंबर पे आता है सेक्शन 42 के अंतर्गत डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी समझौते के द्वारा समापन। सभी पार्टनर्स फर्म के जितने भी हैं वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू काम करते हैं और फर्म को क्लोज करने का डिसीजन लेते हैं तो भी फर्म बंद मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसीज का मतलब होता है आकस्मिक स्थितियां। कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित कर ली गई हैं, यानी कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि जब फर्म को बंद करना कंपलसरी रहेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाता है डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म को बंद किया जाएगा। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है उसमें दिया हुआ है
एनी पार्टनर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट, यदि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी फर्म को बंद करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। एक एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, फर्म जो है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है तो भी एक आकस्मिक समापन की ये श्रेणी में आता है। सेक्शन 42 के अंतर्गत ही है ये। चौथे नंबर का पॉइंट आता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। डिसॉल्यूशन बाय नोटिस मतलब सभी पार्टनर्स जो हैं वो एक नोटिस के अकॉर्डिंग जो है फर्म को क्लोज कर सकते हैं, 43 सेक्शन के अंतर्गत है। और लास्ट है डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा समापन। इसमें कोर्ट इंटरफियर करेगी और जो है फर्म को बंद करने का ऑर्डर देगी। तो उसमें एक अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो फर्म को बंद करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। कंटिन्यूसली लॉसेस, अगर बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो भविष्य या फ्यूचर की कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोर्ट जो है फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। और एक ब्रीचेस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर एग्रीमेंट समाप्त हो गया है या किसी पार्टनर ने कोई समझौता जो था उसके खिलाफ जा कर के, उसके अपोज जा कर के कोई काम किया है तो भी फर्म को बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन देखा, एक मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की विधियाँ। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम आते हैं जो है इसका अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी है, जिसमें दिया हुआ है नेसेसरी अकाउंट ऑन डिसॉल्यूशन, यानी साझेदारी के समापन पर कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को वसूली खाते के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला अकाउंट और इम्पॉर्टेंट अकाउंट जो है वो कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे अकाउंट आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों का पूंजी खाता, वो बनाया जाएगा। थर्ड नंबर पे अपन देख रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कंपलसरी नहीं है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस में बनाया जाएगा, अदरवाइज करेंट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस केस में लोन अकाउंट बनाया जाएगा। और लास्ट अकाउंट बनता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो ये है, इतने प्रकार के अकाउंट हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत खोल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता क्या होता है, तो उसके कुछ पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहला, रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वसूली खाता एक अवास्तविक या नाम मात्र का खाता होता है। सेकेंड नंबर पे पॉइंट आता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, यानी यह खाता या यह अकाउंट कब बनाया जाता है, जब फर्म का समापन किया जाना है। थर्ड नंबर पे एक पॉइंट दिया हुआ है दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अकाउंट इस में शामिल होते हैं वो कौन सी वैल्यूज़ पर होते हैं, तो वो बुक वैल्यू पर किए जाते हैं। ये एक बात ध्यान रखना है। ऑल एसेट्स रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, लेकिन याद रखना है बट नॉट इंक्लूड कैश और बैंक। जितनी भी एसेट्स होंगी उनको सबको हमको डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन कैश या बैंक को छोड़कर। एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट साइड बट नॉट इंक्लूडेड पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारे लाइबिलिटीज़ जो हैं वो किस साइड आएंगी, क्रेडिट साइड इंक्लूड की जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली वन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यह अकाउंट जो है वो फर्म की पूरी लाइफ में केवल और केवल एक बार ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ पॉइंट हैं, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रियलाइजेशन अकाउंट अलग से भी पूछा जा सकता है। अब हम इसी रियलाइजेशन अकाउंट की न्यूमेरिकल प्रोसेस समझते हैं कि ये अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले इधर साइड ये रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। हम उस फॉर्मेट में को समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक इस तरफ एक बैलेंस शीट देख लें।
ये बैलेंस शीट जो है उस बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई रहती है। बैलेंस शीट में एक तरफ यहाँ पर देखोगे आप लाइबिलिटीज़ है और एक तरफ जो है वो क्या है, एसेट्स है। तो जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स में से ध्यान रखना कैश या बैंक को छोड़कर पूरी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के किधर लिख दिया जाता है, डेबिट साइड। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट्स क्लोज्ड ऑफ एसेट्स। तो जितनी भी एसेट्स होंगी उनको हम किस नाम से लिख लेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। ये लिख लिया अपन ने एसेट्स। उसके बाद सेकेंड नंबर का पॉइंट आप यहाँ देखोगे लाइबिलिटीज़ लिखी हुई है। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस प्रकार से अलग अलग लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने 4 पॉइंट को छोड़ करके, एक पॉइंट है आपका कौन सा, एक पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड पॉइंट है आपका रिजर्व फंड, थर्ड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फोर्थ नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये 4 पॉइंट को छोड़ करके जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ देखोगे, ये लिखा हुआ है अकाउंट क्लोज्ड ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये लाइबिलिटीज़ के अकाउंट आ जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ नोटिस करना, आप कौन सी वैल्यू पर लिखना है इनको, बुक वैल्यू पर यहाँ पर इंक्लूड करना है। ये बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू, क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखें, ये जितनी भी एसेट्स हैं इनको हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी जब सेल होगी। तो सेल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो एसेट्स कैश में सेल होती है या फिर किसी एसेट्स को कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एसेट्स सोल्ड इन कैश। यदि वो एसेट्स, ये जितनी भी यहाँ एसेट्स लिखी हैं, यदि ये एसेट्स कैश में सोल्ड होती हैं तो उस कंडीशन में हम ये लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। लेकिन यदि यही एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है, कोई पार्टनर ले लेता है, तो उस केस में हम उसको लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। उसके बाद इस तरफ आप देखेंगे ये लाइबिलिटीज़ लिखी हुई है। ये लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पर क्रेडिट साइड में है रियलाइजेशन अकाउंट में। जब इनका हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट किस साइड होगा, इनका अपोजिट, मतलब डेबिट साइड। ठीक है, इसके भी 2 तरीके होते हैं लाइबिलिटी का पेमेंट करने के भी। एक पॉइंट ये लिखा है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी ये कैश में होगा। कैश में होगा तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे, टू कैश, या फिर हम लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट। या फिर लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया है तो हम उसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम करेंट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इस पूरी प्रोसेस को जब किया जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो ये डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं, ये भी, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। अगर ये पूरी प्रोसेस कोई पार्टनर कर रहा है, पार्टनर को हमने जो है उसका जो है दे दिया है कि पार्टनर के द्वारा जो है पूरी प्रोसेस की जाएगी, तो पार्टनर कुछ ना कुछ उसका रेम्यूनरेशन लेगा। तो वो रेम्यूनरेशन अगर लेता है तो ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, उसको हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये प्रोसेस करवाते हैं तो उस केस में ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश माना जाएगा, जिसको हम टू कैश या टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इस प्रकार से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और इस रियलाइजेशन अकाउंट में आप देख रहे हो क्रेडिट साइड का टोटल यदि ज़्यादा होता है तो फिर डिफरेंस किधर आएगा, डेबिट में आएगा। इसको बैलेंसिंग फिगर बोला जाएगा, जो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। इसको हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो आप सभी को ये थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रोसेस जो है रियलाइजेशन अकाउंट की समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी न्यूमेरिकल प्रोसेस देखेंगे, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। मैंने आपको इसीलिए इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपको समझा दिया है। तो आप इसको एक बार और अच्छे से समझ लें, इसको एक बार और देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।